हाय एवरीवन, माय नेम इज अंजलि एंड आज मैं तुम लोगों को पीवाईक्यूज कराऊंगी आईआईटी के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। काफी सारे चैप्टर्स है बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि काफी सालों में सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया, मैक्सिमम 2 4 5 साल में। तो मैं अभी के लिए वो चैप्टर्स नहीं ले रही हूँ, सॉरी। अभी के लिए मैं वो चैप्टर्स नहीं ले रही हूँ, मैं वो चैप्टर्स कराऊंगी जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो चैप्टर्स काफी कंसेप्चुअल होते हैं। और उसमें जब हम तुम आईसर आ जाओगे, अगर तुम बायो लिए तो तुम्हें वो चैप्टर्स को भी डेप्थ में पढ़ना है एक्चुअली। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़े मतलब जैसे इकोलॉजी हो गया, जैसे कि तुम्हारा डाइवर्सिटी हो गया, ये सब चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो डाइवर्सिटी है तुम देखोगे अगर तो उससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आए हुए आईआईटी में। आई थिंक 4 साल में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर या फिर शायद नहीं आया है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स को मैं अभी टारगेट नहीं कर रही हूँ। ये चैप्टर्स जो है, जो मैं अभी कराऊंगी, वो काफी इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हो सकता है तुम्हें एक मतलब अभी जो तुम्हारा पेपर हो, इसी चैप्टर से तुम्हारे 4 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे बायोलॉजी का बैकबोन होता है ये चैप्टर, और ये थोड़ा टफ भी होता है। लेकिन अगर तुम्हारी यही चीज है कि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें रटने का नहीं है ये चैप्टर्स, ठीक है। ये कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने ये चैप्टर पकड़ा है, क्योंकि इससे फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। तो ये मोस्टली मैं मैथ्स वालों को लेके बना रही हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि बायो वालों को ये सब आता होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि दीदी सही बोल रही है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आज मैं 2 चैप्टर्स लूंगी। मैंने इकोलॉजी का ऑलरेडी बना रखा है, तुम जाके देखना। इकोलॉजी काफी इजी चैप्टर होता है बायोलॉजी का, हर एक को आना चाहिए। मैथ्स और बायो फर्क नहीं पड़ता। इकोलॉजी पढ़ने के लिए तुम्हें बायोलॉजी का बैकबोन नहीं चाहिए, तुम्हें इन डेप्थ जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नॉलेज नहीं चाहिए। इकोलॉजी कोई भी पढ़ सकता है। तो जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आईआईटी दे रहे हो तो तुम्हें इकोलॉजी तो आना चाहिए। तुम्हें एनसीईआरटी से इकोलॉजी पढ़ो, वन शॉट देखो। आजकल कितने अच्छे अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। गरिमा गोयल मैम का देख लो, विपिन शर्मा सर, बहुत लोग हैं अपने हिसाब से। बट आज जो मैं कराऊंगी वो मैं कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ले रही हूँ, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं 2 चैप्टर्स को टारगेट कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सेकंड है मोल बायो। मतलब बायोलॉजी तो मोल बायो के बिना कुछ बायो नहीं है, ठीक है। तो मैं ये दोनों चैप्टर्स आज लूंगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं करा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मियोसिस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट? देख लो, 2024 का क्वेश्चन है। तो पहला, अब इसमें जो है, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, यू कैन सी। तो इसमें से 3 ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो फिर इसमें तुम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। ये ऑप्शन से करते हैं। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस टू आर हैप्लॉइड गैमेट्स। देखो, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस टू हैप्लॉइड गैमेट्स तो होता है, बट यहाँ पे प्लांट्स का पूछा है। देखो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स पूछा है, तो प्लांट्स में गैमेट्स तो नहीं होता है। प्लांट्स में अगर तुम पढ़े हो तो माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स फॉर्म होता है। तो यहाँ पे तो लेकिन गैमेट्स कह रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन तुम बाकी सबको भी देखो। द फोर प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस आर जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट यहाँ पे लिखा है। तो ये देखो, तुम अगर मियोसिस पढ़े हो तो प्रोफेज 1 में वो रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जेनेटिकली तो डिफरेंट ही होगा ना, रिकॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब वो जेनेटिकली डिफरेंट हो गया। तो ये तो सही है, तुमसे इनकरेक्ट पूछा है। अब सी ऑप्शन पे जाते हैं। मियोटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल। ऑब्वियसली यार, मेल्स एंड फीमेल दोनों में होता है ना रिकॉम्बिनेशन। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली वन ऑफ द फोर प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस सर्वाइव्स इन फीमेल्स। तो ये तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगर तुम ये पढ़े हो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, तो ये वाला तुम्हें पता होगा। एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है। आई होप समझ आ गया ये वाला चीज, ठीक है। मैं एक बार, हाँ। अब क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। अ माइटोटिक ड्रग inhibits microtubule formation. Which one of the following stages of karyokinesis will be first get affected by the drug? अब यहाँ पे एक ड्रग है जो कि इनहिबिट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। फाइन, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, मान लो ये सेल है, तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसको जो है हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम जो होता है, सॉरी, सेंट्रोमियर से यहाँ पे अटैच्ड रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये है माइक्रोट्यूब्यूल, पहले तो ये पता होना जरूरी है। अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेज कैरियोकाइनेसिस का अफेक्ट हो जाएगा अगर कोई तुम ऐसा ड्रग दे दिए जो कि ये माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन ही इनहिबिट कर देगा। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कौन सा अफेक्ट होगा? इसको अगर तुम लोग एक नजर में देखो तो तुम्हें लगेगा कि आंसर मेटाफेज होगा, क्योंकि मेटाफेज पे ऐसे मेटाफेजिक प्लेट बनता है और माइक्रोट्यूब्यूल सारे अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर से। बट यहाँ पे पूछ रहा है एक्चुअली सारे ही स्टेजेस अफेक्ट होंगे,
ये तो सच बात है, अगर माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो सारे स्टेजेस अफेक्ट होंगे। बट पहला कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पे पूछ रहा है विल बी द फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड। तो यहाँ पे फर्स्ट पूछा है, इसलिए प्रोफेज में कर रही हूँ, क्योंकि प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। प्रोफेज ही है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनता है। तो इसलिए अगर हम कोई ऐसा ड्रग दे जो कि माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को स्टॉप कर दे, तो पहला फेज जो इफेक्ट होगा वो प्रोफेज होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग ढंग से करते हैं, देख के बहुत लोग डर जाएंगे एक बार, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स, बट ये काफी इजी क्वेश्चन। Let x be the perpendicular distance from the centromere of each chromosome to the equatorial plane of a human cell. Which of the following stages of cell cycle is most likely to have the highest average value of x? पहले मैं सेल बना देती हूँ। ये है इक्वेटोरियल प्लेन, ये है सेल, और ये है मेटाफेजिक प्लेट जिसको कि इक्वेटोरियल प्लेन मैं बोल रही हूँ। अब तुमको पूछा है यहाँ पे कि x सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो पहले इसमें डिकोड करो कि x है क्या। राइट, x है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, x है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोमियर, क्या है, ये है सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्रोमोसोम बना हुआ है ना, तो ये है सेंट्रोमियर। और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट बना देती हूँ। ये एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट ही मैंने बनाया। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो मेटाफेजिक प्लेट पे मतलब कि इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइंड होते हैं, तो यहाँ पे ही सेंट्रोमियर है, यही मेटाफेजिक प्लेन भी है। तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम मेटाफेजिक प्लेट क्या है, 0। एक्स क्या है, एक्स यही तो है ना, इसने बोला है कि x इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम द इक्वेटर। तो मेटाफेजिक प्लेट पे डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोमियर फ्रॉम द इक्वेटर क्या है बताओ, 0 है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस 0 है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अर्ली एनाफेज। मेटाफेज तो गया, अब अर्ली एनाफेज पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है क्रोमैटिड्स वो स्प्लिट होने लगता है। मतलब ये जैसे कि ये एक क्रोमोसोम मैंने बनाया है, तो ये जो है ये क्रोमैटिड जो है स्प्लिट हो जाएगा। मतलब कि देखो ये है मेरा क्रोमोसोम, तो ऐसे स्प्लिटिंग होगा, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये जो है ये ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये होता है हमारे एनाफेज में। तो अर्ली एनाफेज में ये स्प्लिटिंग शुरू होगा और लेट एनाफेज में वो यहाँ तक आ जाएगा। देखो यहाँ पे नियरली ऑपोजिट पोल्स पे दोनों आ गया है। तो ये लेट एनाफेज में हम कह सकते हैं ना कि सेंट्रोमियर जो है इसका डिस्टेंस अभी फारदेस्ट है फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेन, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लेट एनाफेज। आई होप आई एम क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है ये क्वेश्चन, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है ये वही कर पाएगा जिसको कि आता है ये चैप्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट कर रहा है। मैं एक बार तुमको ब्रीफली बता देती हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर तो अभी नहीं बता सकती हूँ, तो मैं बस रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पे जितने भी साइकिल्स हमारे। तो सबसे पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज, फिर G2 फेज, उसके बाद M फेज आता है। तो M फेज जो होता है इसमें पहले प्रो फेज आता है, फिर मेटा फेज आता है, फिर एना फेज आता है, फिर टीलो फेज आता है। ये मैं तुमको पूरा सेल साइकिल बता रही हूँ। अब G1 फेज में इससे पहले एक G0 भी होता है जिसमें जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव ही रहता है, बट हम यहाँ पे अभी G0 का जिक्र नहीं है, और वैसे भी हम G1 से ही शुरू करते हैं। तो G1 में मान लो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है डिप्लॉइड सेल। वेट, क्रोमैटिड क्रोमोसोम भी तो बताना है, तो ये डिप्लॉइड सेल है G1 फेज में। तो मान लो इसके पास ये रहा, ये एक क्रोमैटिड है, दूसरा क्रोमैटिड है, फाइन। ये एक सेल है जो कि G1 स्टेज में। अब ये सेल S में गया है, तो S फेज में क्या होता है, S फेज में सेल डिप्लॉयड ही है, 2n ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये क्रोमैटिड जो था ना, ये क्रोमैटिड था, इसका जो है रेप्लिकेशन हो गया है, तो क्रोमैटिड कंटेंट जो है वो डबल हो गया है यहाँ पे। तो अब देखो मैं इसको लेके चल रही हूँ, ये ब्लू वाले को, तो यहाँ पे क्रोमैटिड कंटेंट एक बार देखो तुम, क्रोमोसोम एक ही है, ठीक है, ये एक ही क्रोमोसोम है, इसको हम एक क्रोमोसोम ही कहते हैं और इसको भी हम एक क्रोमोसोम ही कहते हैं। मैं ना ये वाला हटा ही देती हूँ।
एक ही क्रोमोसोम, इसको भी एक क्रोमोसोम कह रहे हैं, इसको भी एक क्रोमोसोम ही कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। बट क्रोमैटिक कंटेंट जो है वो डबल हो गया है। मान लो क्रोमैटिक कंटेंट जो था यहाँ पे 2C था, तो यहाँ पे क्रोमैटिक कंटेंट 4C हो जाएगा, है ना। तो लेट्स से जीवन में मैं कह रही हूँ कि 46 क्रोमैटिड है, ठीक है। 46 यहाँ पे मैं बोलूंगी 46 क्रोमोसोम है, ओके। क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के नाउ सेल आया G2 में, तो G2 में भी सेम ही रहेगा। क्या G2 में भी 46 क्रोमोसोम रहेगा और ये 4C रहेगा, ठीक है। क्रोमैटिड और डीएनए कंटेंट 4C रहेगा। अब सेल आया मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज में। यहाँ पे अगर 2C कंटेंट को मैं मान लूँ 46 क्रोमैटिड, तो यहाँ पे मैंने 4C कर दिया, मतलब डबल कर दिया, तो यहाँ पे कितना होगा 46 इंटू 2 92। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम होगा G2 में और 92 तुम्हारा क्रोमैटिड और डीएनए कंटेंट होगा। प्रोफेज में भी सेम 46 क्रोमोसोम 92 क्रोमैटिड कंटेंट होगा। मेटाफेज में भी सेम। एनाफेज में स्प्लिटिंग होता है। एनाफेज में भी 46 ही रहेगा क्रोमोसोम और 92 ही रहेगा यहाँ पे भी एनाफेज में। बट एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो टीलोफेज में जब तुम आओगे, मैं एक बार एनाफेज को बता देती हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके। मान लो कि ये एनाफेज में गया है सर, तो अब मान लो कि मेटाफेज में ऐसे था, ठीक है। तो एनाफेज में स्प्लिट होगा ना, ये स्प्लिट हो रहा है, तो एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा ऐसे। अब उसके बाद टीलोफेज जो है, इसमें उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा टीलोफेज के बाद। तो ये एक सेल बन जाएगा, ये एक सेल बन जाएगा और ये दूसरा सेल बन जाएगा। तो इसके पास क्रोमैटिड इतना जाएगा और इसके पास अपना क्रोमैटिड होगा। तो यहाँ पे क्रोमैटिड कंटेंट हाफ हो रहा है ना, माइटोसिस चल रहा है, तो 2 डिप्लॉइड सेल ही बनेगा। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमैटिड कंटेंट है। अब ये सेल को अगर तुम मियोसिस में भेजो, मियोसिस 1 में, तो मियोसिस 1 में जाने के बाद ये हैप्लॉइड बने, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा मियोसिस 1 के बाद वो हैप्लॉइड होगा, फाइन, डिप्लॉइड नहीं। उसके बाद मियोसिस 2 में जाएगा, तो मियोसिस 2 में एक सेल से तुम्हारा 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चलता है। जिसको नहीं समझ में आया, मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया है, तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो ये बस ऐसे रिविजन के लिए था। तुम जाके ये कॉन्सेप्ट बट प्लीज क्लियर कर लेना किसी एजुकेटर से, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे वैसे बहुत रफली बताई है, ढंग से बताना चाहिए था, बट मैं क्वेश्चन पे ध्यान दे रही हूँ अभी। तो क्वेश्चन करते हैं, मैच द ह्यूमन सेल टाइप्स टू द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। अभी जो मैंने बताया उस बेसिस पे हम लोग करेंगे, फाइन। G2, पहले हम G1 से चले, ये प्री रेप्लिकेशन है, मतलब कि एस फेज के पहले वाला है। तो यहाँ पे तुम बताओ कि क्रोमैटिड्स जो होगा वो कितना होगा। यहाँ पे मैंने बताया G1 में, तुम देखो यहाँ पे 46 था, तो यहाँ पे होगा 46 स्पर्मेटोगोनिया प्री रेप्लिकेशन। अब G1 फेज, G1 ही होगा, 46 ही होगा। अब G2 फेज, G2 में वो डबल हो चुका होता है, ठीक है। तो G2 फेज में होगा 92 और ओवम होगा 20। और वो इसका आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो ए का 2, बी का 2, सी का 2, बी का 1, बी का 1, ऑप्शन ए। सी का 3, व्हाट, नहीं, सी का 3 थोड़ी, सी का 1 होगा ना, और डी जो है डी का 3 होगा। डी का 3 है, डी का 2, डी का 3 तो सब में है, फिर बी का तो 1 ही होना चाहिए। बी का चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। डी का 3, G2 के में 23 तो बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पे सी का 3 भी है। आई जेन्युइनली थिंक कि मैंने जो कराया है वो सही है और ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड ही होता है और प्री रेप्लिकेशन के पहले। हाँ, तो ये जो है 46 ही होना चाहिए, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बोला है। चलो ये सही है, डोंट वरी, ये मैंने सही कराया और ये बिल्कुल सही आंसर है। Now let's move to molecular biology, which is very important. Do not skip that.